हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द स्कोप ऑफ सब्जेक्ट। अब स्कोप ऑफ सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो जैसे अब आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप एग्रोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या फिर आप किसी केमिकल्स या इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप केमिस्ट्री के एरिया में आता है वो सारे एलिमेंट्स। तो उसी तरह से यहाँ पे सोशलॉजी के स्कोप में क्या क्या आएगा, सोशलॉजी का देखिए स्कोप में क्या क्या आएगा और सोशलॉजी को कैसे कैसे पढ़ा जाएगा, ये सारी चीज़ें भी सोशलॉजी में इंक्लूड है। सोशलॉजी इतनी ब्यूटीफुल डिसिप्लिन है कि इसमें आप चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से देखते हो ये चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं। अब सोशलॉजी एज अ साइंस है, इसको माना जाता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन एज अ साइंस होने के बावजूद भी इसमें कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी फिक्स नहीं होती है, क्योंकि आप सोशलॉजी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक पुअर है तो आसपास के लोग क्या कहेंगे कि ये काम नहीं करना चाहता है इसलिए गरीब है, बट ऐसा नहीं है। सोशलॉजिस्ट ऐसा नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उनको और भी फैक्टर्स उसमें दिखाई देंगे। वो कैसे? जैसे उनका कल्चरल कैपिटल लो होगा। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया, कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल मतलब घर में जो कल्चर मिलता है वो उनको नहीं मिला, या फिर उनका बैकग्राउंड सही नहीं था, उनका बैकग्राउंड अपॉर्चुनिटी उनके बैकग्राउंड में नहीं थी जिस वजह से उन्हें नहीं मिला। तो सोशलॉजिस्ट कई सारे सोशल फैक्ट्स पे फोकस करते हैं। तो चलिए हम सोशलॉजिस्ट को कई सारे पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इसका स्कोप कैसे कैसे बढ़ा। दोस्तों, जो स्कोप इस सोशलॉजी का शुरू में था अब वो धीरे धीरे काफ़ी एक्सपैंड हो गया है। जैसे आप जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, अगर किसी भी क्राइम के लिए कोई लॉ बनता है, पहले क्या था, एसिड विक्टिम्स के लिए कोई लॉ नहीं था, तो जब अचानक से एसिड विक्टिम्स के केस आए तो उसको भी इंक्लूड कर लिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ का जो एरिया है वो एक्सपैंड हो गया। तो उसी तरह से ये जो सोशलॉजी है इसको स्टडी करने का एरिया भी एक्सपैंड होता गया, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी वो भी एक्सपैंड होती गई, और इसको किस नज़रिए से पढ़ना है ये भी एक्सपैंड होता गया। तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहले तो हम इसको अक्रॉस प्लेसेस देखते हैं कि प्लेसेस के अक्रॉस ये कैसे बढ़ी, मतलब फ्रेंच सोशलॉजी कैसे बढ़ी, जर्मन सोशलॉजी, अमेरिकन, ये कैसे बढ़ी, ये सारी यहाँ इन जगहों पे सोशलॉजी में कैसे कैसे सब्जेक्ट इंक्लूड हुए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइम पीरियड के हिसाब से किस टाइम पीरियड पे कौन कौन से टाइम पीरियड में कैसे कैसे सोशलॉजी एक्सपैंड हो गई। और देन हम प्रेजेंट डेज में देखेंगे, मतलब कंटेम्प्रेरीज में, आजकल के डेज में सोशलॉजी को कैसे देखा जाता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रेंच सोशलॉजी देखते हैं कि फ्रेंच सोशलॉजी में कैसे मतलब फ्रेंच सोशलॉजी का क्या योगदान रहा सोशलॉजी के स्कोप को बढ़ाने में। स्कोप मतलब सोशलॉजी का दायरा बढ़ाने में। तो कैसे, चलिए फ्रेंच सोशलॉजिस्ट कौन कौन हैं? सेंट साइमन हैं, अगस्ट कॉम्टे, डर्कहाइम, ये तीन कौन से हैं, फेमस हैं। अब देखिए इन्होंने किस पे फोकस किया, इन्होंने सोशलॉजी में पॉजिटिविज्म ले आए। पॉजिटिविज्म मतलब वही, अब देखिए पॉजिटिविज्म का आगे के चैप्टर्स में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बस इसमें आप ऐसे नोट डाउन करते हुए चलिए। पॉजिटिविज्म आप कह सकते हैं जैसे नेचुरल साइंस या फैक्ट्स पे बेस, मतलब किसी भी स्टीरियोटाइप या ऐसी कोई सुपरस्टिशियस बातों पे आप विश्वास नहीं करेंगे, अंधविश्वास पे बात नहीं करेंगे।
करेंगे, बस आप जो देखेंगे जो आपको फैक्ट लगेगा, तो मतलब ये एक साइंटिफिक चीज़ है, क्योंकि एलिमेंट्स होते हैं ना, वो उनको फैक्ट्स मान करके कोई एक थ्योरी निकाली जाती है, तो वो किस पे बेस होती है, फैक्ट्स पे बेस होती है। मतलब जो चीज़ें दिखती हैं, पॉजिटिविज्म इसको कहते हैं, और एम्पिरिसिज्म वही मतलब जो वही हो गया, मतलब जो चीज़ें हमें दिखती हैं, फैक्ट्स नोट्स डाउन करते हैं। अब ये जो आपको वर्ड, ये पॉजिटिविज्म और ये एम्पिरिसिज्म, अभी ऐसे ही जान लीजिए, आपको आगे वाले चैप्टर में यही दोनों वर्ड्स आपको बहुत ही अच्छे डीपली से समझाएंगे। अभी बस आप इतने जान लीजिए कि जो फ्रेंच सोशलॉजी थी उसमें पॉजिटिविज्म और एम्पिरिसिज्म आया, ठीक है। नेक्स्ट, अब सोशलॉजी, हाँ, ये जो थे, ये डर्कहाइम, कॉम्टे, सेंट साइमन, ये लोग क्या करते थे, ये लोग सोसाइटी को मेन मानते थे, सोसाइटी ही सुप्रीम थी इनके लिए, मतलब, और स्ट्रक्चरलिज्म को फोकस करते थे, मतलब, और फंक्शनलिज्म थे। अब ये मोटे मोटे वर्ड हैं, बड़े बड़े, आपको देख के थोड़ा डर लगेगा, बट ये बहुत ही आसान वर्ड है, अब धीरे धीरे इससे आप यूज टू हो जाएंगे। देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म मतलब, इनका कहने का मतलब था सोसाइटी में कोई स्ट्रक्चर होता है, जैसे पापा हैं, बेटा है, और पापा के पापा हैं, तो कोई स्ट्रक्चर है। अब क्या है, फंक्शन, इनका कोई फंक्शन है, तो इसीलिए एग्जिस्ट करता है। मैंने बहुत बेसिक एग्जाम्पल लिया, तो इन लोगों ने कहा कि सोसाइटी में कोई स्ट्रक्चर तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका कोई फंक्शन होगा, अदरवाइज वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अब लेटर सोशलॉजी में क्या होता है, लेटर फ्रेंच सोशलॉजिस्ट क्या कहते हैं, अब जैसे पियर बोर्डो हैं, पियर बोर्डो ने क्या लिखा, कल्चरल कैपिटल के बारे में, कल्चरल सोशल कैपिटल। ये कल्चरल कैपिटल होता क्या है, कल्चरल कैपिटल का मतलब होता है कि घरों में कैसा कल्चर मिल रहा है, मतलब कि अब जैसे कोई एक स्टूडेंट है, मतलब किसी का चाइल्ड है, वो आईएएस बनना चाहता है, और उसके पापा भी आईएएस हैं, तो वो क्या देखेगा कि पापा आईएएस हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या उनका एथिकल नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें उसको हेल्प करेंगी आईएएस बनने में, और उसका शुरू से ही ऐसा मेंटलिटी हो जाएगा कि वो आईएएस बने, और उसको ऐसे इकोनॉमिकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी रहेगी उसके लिए। हाँ, और अगर एक मान लीजिए ड्राइवर है कोई, या फिर कोई घर में मेड्स आते हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनके बच्चे क्या देखेंगे, उनके पेरेंट्स उनका क्या हेल्प करेंगे, एक तो उनका इकोनॉमिकली वो बहुत ही वीक होते हैं, और ऊपर से उन्हें मतलब उतना अच्छा कल्चर नहीं मिलता, वो चीज़ें वो प्रैक्टिकल में नहीं देख रहे होते घरों में, तो जिससे क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी जो होती है वो इक्वल नहीं मिल पाती। तो ये पियर बोर्डो हमारे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं, इनका बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको ड्रॉप कर लीजिएगा। अब माइकल फोकोल्ट मैंने इसलिए ऐसे बोला था क्योंकि इससे स्पेलिंग लर्न हो जाती है, ये सारे इंग्लिश के सोशलॉजिस्ट हैं, इसलिए थोड़ा सा इन लोग के नाम तो हम इंडियंस के से थोड़ा अलग ही रहेंगे। अब माइकल फोकोल्ट क्या कहते हैं, इन्होंने ये डिस्कोर्स की बात करते हैं, इन्होंने सोशलॉजी के स्कोप में क्या बढ़ा दिया, डिस्कोर्सेस बढ़ा दिया। इन्होंने कहा कि डिस्कोर्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ताकतवर होती है। अगर आप कहीं पे भी बैठे हैं और वहाँ पे डिस्कोर्स मतलब ऐसे बातचीत करके शुरू कर देना कोई बातें, और ऐसी आपने मतलब बातें छेड़ दी और अलग सी बातें, जैसे
आप कोई न्यूज़ चैनल होते हैं, मीडिया न्यूज़ चैनल, वो ऐसे बैठा के 4-5 लोगों को ऐसे डिबेट कराते हैं आपस में, डिस्कोर्स ऐसे कुछ, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ डिबेट करा दिए कि ये अच्छी है, ये ख़राब है, तो जिनको वो ऐसे लगातार वो दिखाते रहेंगे, तो वो क्या करेंगे कि वो जो डिस्कोर्स है ना, वो जो चीज़ें धारा में चल रही है ना, वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उसको डिस्कोर्स कहते हैं। अब जैसे ये समझ लीजिए कि जैसे किसी के घर में कोई रूल चल रहा है कि मतलब कि पैट्रियार्की है, तो ऐसा कोई गेस्ट आता है तो वो ऐसा कोई बातें बताता है, कोई मतलब एग्जाम्पल बताता है कि वहाँ पे लड़कियों ने ऐसा किया, वहाँ के वुमेन्स ने ऐसा किया, तो वो क्या कर रहा है उस पैट्रियार्कल सोसाइटी में, उस पितृसत्तात्मक सोसाइटी में ये भी बता रहा है कि जो है वुमेन्स की भी इम्पोर्टेंस है, वुमेन्स को भी आगे, तो वो डिस्कोर्स चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो इसे हम डिस्कोर्स, तो इन्होंने माइकल फुकोल्ट ने बोला कि डिस्कोर्स क्या होता है, इज द सोर्स ऑफ पावर। अगर आप वहाँ की बातों को पलटने में इतना दम रखते हैं तो ही मतलब आप वहाँ के सबसे ताकतवर हैं। अब जैक्स डेरिडा आते हैं। जैक्स डेरिडा क्या करते हैं? जैक्स डेरिडा ने कहा है कि डीकंस्ट्रक्ट करो और सोशियोलॉजी को पढ़ो। अब ये कैसे, इसके पीछे देखो, डीकंस्ट्रक्ट करो मतलब, अब देख लीजिए, डीकंस्ट्रक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई सेंटेंस है या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं, तो आप उसको तोड़ के समझो कि वो उसके पीछे है क्या रीज़न। तो जैसे आप मान लीजिए कहीं पे वर्क चल रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे लिखा है मैन एट वर्क, लेकिन वहाँ पे वुमेन्स भी तो वर्क कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? वुमेन्स भी कर सकती होंगी या कर रही होंगी, तो लेकिन लिखा कितना पैट्रियार्कल है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे सोसाइटी कौन सी है? पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है। तो आप इससे क्या जान पाओगे कि वहाँ की सोशियोलॉजी कैसी है, मतलब कि उसके पीछे का कारण क्या है, लोग कैसे हैं, बिलीव करते हैं, पैट्रियार्की में बिलीव करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट कहाँ पे बना? डर्कहाइम जी ने बनाया था सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट, फ्रांस में फर्स्ट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया था। और अगस्ट कॉम्टे जी को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सोशियोलॉजी को मीनिंग दिया, सोशियोलॉजी की मीनिंग बताई, इस वजह से इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ जर्मन सोशियोलॉजी ने इस स्कोप को बढ़ाया। अभी इस वीडियो में मैंने देखा कि फ्रेंच सोशियोलॉजी ने कैसे सोशियोलॉजी के स्कोप को बढ़ाया। जैसे हमारे जो आते हैं सेंट साइमन, इन्होंने क्या कहा, कॉम्टे, डर्कहाइम, इन्होंने। और नेक्स्ट वीडियो में हम जर्मन सोशियोलॉजी देखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब कि अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नहीं समझ में आते, तो आप कमेंट करिएगा। हाँ, मैं नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर्स में ये पॉजिटिविज्म, एम्पिरिसिज्म और ये दो वर्ड्स हैं बड़े बड़े, इनको भी अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि इसका पूरा एक चैप्टर ही है हमारा। तो इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस आपके पास नोट्स हो और ये आप रिवीजन कर सको, इसलिए मैंने इतने लिखे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।